हेलो स्टूडेंट, आज हम ट्रांसफार्मर के इम्पीडेंस रेशियो पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि इम्पीडेंस क्या होता है। इम्पीडेंस होता है डियर, ये हम यदि हम कोई कॉइल है हमारा, एसी कॉइल है, एसी कोई कॉइल है, एसी सप्लाई जिसको दिया जाता है, तो इस टाइप का यदि कोई कॉइल टाइप का लोड होता है तो हम उसको इंडक्टिव, हम उसको बोलते हैं इंडक्टिव लोड। ठीक है, इंडक्टिव लोड को हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक, अब यदि हम इस कॉइल में करंट फ्लो हो रही है तो इसका प्रतिरोध होगा, तो प्रतिरोध को क्या बोलते हैं हम, आर। पर इसका प्रतिरोध होगा ही, कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं है जिसका प्रतिरोध नहीं होता है। अब इसमें हम अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करा रहे हैं तो उसके कारण क्या होता है, इसमें अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। वो भी क्या करता है कि जो इसमें से करंट फ्लो हो रही है उसका विरोध करता है, उसका विरोध करता है, तो उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसको हम एक्सेल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब इसका टोटल प्रतिरोध क्या होगा, अब हम टोटल इसका प्रतिरोध बोलते हैं तो उसको बोलते हैं हम इम्पीडेंस। ठीक है, उस टोटल प्रतिरोध को क्या बोला जाता है, इम्पीडेंस। तो टोटल प्रतिरोध इम्पीडेंस तो जेड हो गया, तो जेड क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। एक्सएल क्या है, जो इंडक्टिव का, इंडक्टिव सर्किट के लिए प्रतिरोध है, और आर जो कॉइल का प्रतिरोध है, जैसे ये कॉइल है, इस कॉइल का प्रतिरोध आर होगा, और जो उसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होने के कारण जो उसमें प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है उसको हम एक्सएल बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को इंक्लूड करके हम बोल देते हैं जेड, जेड को बोलते हैं हम इम्पीडेंस। ठीक, समझ में आप क्या आ गया होगा ये बिल्कुल। अब समझते हैं, अब आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए इस कंडीशन को कैसे हम इसको समझें। ठीक है, तो आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि प्राइमरी पावर और सेकेंडरी पावर दोनों बराबर होती हैं। तो हम पहले भी बता चुके हैं आपको, आदर्श ट्रांसफार्मर ऐसी काल्पनिक एक कहानी है, मतलब वो मतलब सच नहीं हो सकता कि कोई भी सर्किट ऐसा नहीं हो सकता जिसमें हम कि पूरा की पूरी प्राइमरी की पावर टोटली हम सेकेंडरी में ट्रांसफ़र कर दें, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसमें कुछ लॉसेस होंगी। लेकिन आइडियल कंडीशन में हम ऐसा मान लेते हैं आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए कि इधर यदि 100% पावर है तो इधर भी 100% ये ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर का काम ही क्या है, पावर को ट्रांसफ़र करना एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। ठीक, तो अब ये हम ये मान लेते हैं, तो ये हो गया। अब इस सर्किट के लिए, अब इंडक्टिव सर्किट के लिए हम पावर को हम निकालना है, तो पावर आई स्क्वायर, यदि वो एसी सर्किट है, यदि डीसी सर्किट है तो डीसी के लिए क्या होता है, पावर का फार्मूला आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, यदि रेजिस्टिव लोड है, यदि अब ये क्या है, इंडक्टिव लोड, तो इंडक्टिव लोड में क्या क्या हो जाएगा, एक तो कॉइल का रेजिस्टेंस हो जाएगा, और जो उसमें उत्पन्न होने में जो इसमें अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसके कारण भी करंट में जो बाधा उत्पन्न हो रही है उसको हम बोलते हैं एक्सएल, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला होता है, इसके लिए हम यहाँ पर आर की जगहों पर क्या लगाते हैं, जेड। अब ये जेड के अंदर क्या क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर, वो तार का, फिर उसके साथ एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस, दोनों को इंक्लूड किया गया। ठीक, अब यहाँ पर ये फॉर्मूले में हमने रख दिया, इसकी वैल्यू हमने पूरी की पूरी रख दी। ये प्राइमरी साइड का इम्पीडेंस है और ये सेकेंडरी साइड का पावर है। ठीक है, पावर ये प्राइमरी का पावर, ये सेकेंडरी का पावर। अब क्या किया हमने इसको, अब इसको हम यहाँ सेकेंड साइड, यहाँ पर हम इन दो वैल्यू को, यहाँ इन दो वैल्यू को ले लिया है, और इधर ये इन दो वैल्यू को इधर ले लिया है। अब इसके बाद क्या किया है, इसके बाद हमने इसको, इस वैल्यू को ले लिया, आई की वैल्यू ले ली इधर। ठीक है, स्क्वायर इसमें से हटा के हमने यहाँ पर एक अंडर लगा दिया, और जेड एस अपॉन जेड पी, ये एस जो है सेकेंडरी साइड है और पी प्राइमरी साइड का इम्पीडेंस। ठीक, तो टोटल हमारा, अब जो हम कहें, हमारा जो टोटल रेशियो आ गया है। ठीक है, टोटल रेशियो हम ये पहले हम 2 कर चुके हैं, तो वो मिल जाएगा आपको, मेरे चैनल में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक, अब इसको समझने के लिए, अब इतना समझ गए आप, यहाँ पर हमारा रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, अब जो पुरानी थी दो हमने पहले कर चुके थे, तो टोटल के क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है ये। तो अब ये जो ई एस और ई पी है, ये सेकेंडरी साइड और प्राइमरी का ईएमएफ है, और एन एस और एन पी है, ये सेकेंडरी साइड का टर्नों की संख्या और प्राइमरी साइडों की संख्या। ठीक, आई पी अपॉन आई एस, ये करंट है प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड का, और अंडर रूट जेड जो है, ये अंडर रूट जेड एस अपॉन जेड पी, ये सेकेंडरी साइड का। ठीक, ये आप
P लगा है तो प्राइमरी, P कहीं पे लगा है तो प्राइमरी साइड और S लगा है तो सेकेंडरी साइड। ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसको यहाँ पर देखो, जहाँ पर आप ZP है, ZP क्या है, ये प्राइमरी का इम्पीडेंस है और ZS सेकेंडरी का, ये ओम में ही होगा क्योंकि ये भी एक प्रतिरोध ही है, इसका यूनिट भी ओम में होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।